गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग पीटर, मिराज, दिव्या, अमन, मोहित, दुर्गेश, सौरभ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी से कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप यू ऑल आर गुड और सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सवाल अवाल लग रहे हैं, रिवीजन चल रहा है। ठीक है। तो एक 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 आपका डाउट था कि सर, दो डाउट थे कल आप लोग मेंशन कर रहे थे कि सर एक शॉर्ट नोट्स पे थोड़ी सी बात कर लीजिए और एक रिवीजन स्ट्रेटजी पे बात कर लीजिए। तो जैसा कल मैंने आपसे बोला था कि सेशन के स्टार्ट में ही हम लोग इस मामले में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, फिर आगे बातचीत करेंगे अपने टेक्निकल डिस्कशन की। चलो, तो एक रिवीजन वाली स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए, हाउ वी कैन, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट भूलते जाते हैं। तो वहाँ पर हम ऐसा क्या अप्रोच अपना डेवलप करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को रिटेन कर पाएँ, बिकॉज सिलेबस कवर करना, टॉपिक कंप्लीट करने से रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। गेट के एग्ज़ाम में अगर फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में 1 लाख बच्चा गेट में अपीयर होगा, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि लगभग लगभग सभी ने सिलेबस कंप्लीट किया होगा? या मोर देन 80% लोगों ने तो सिलेबस तो कंप्लीट किया ही होगा ना? क्लासेस तो अटेंड की होगी ना, है ना? सिलेबस कंप्लीट किया होगा, क्लासेस कंप्लीट किया होगा, बट उन सबका रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट किसका आएगा? जो फाइनली एग्जाम डे तक अपने कंसेप्ट को रिटेन कर पाते हैं। पढ़ के भूल गए तो उससे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। गेट वाले इस बेसिस पे तो आपको इवेल्युएट नहीं करेंगे कि आपने टॉपिक कंप्लीट किया था या नहीं किया था। इस बात का तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं? इस बात का तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला। नंबर इस बात का मिलेगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उस दिन कितने कंसेप्ट आपको याद हैं और आप कितने कंसेप्ट को वहां पर इफेक्टिवली अप्लाई कर पा रहे हैं। फॉर दैट यू विल करेक्टली अप्लाई कर पा रहे हैं, फॉर दैट यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है। तो सारा खेल जो है ना, ये आधा खेल समझा अभी आपने। एज ए स्टूडेंट हमें क्या लगता है कि सिलेबस कर रहे हैं, टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, बीच बीच में रिवीजन भी कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट आ जाएंगे। बट ये आधा सत्य है। ये जरूरी है बट के इतना ही है ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ये जो आप काम कर रहे हैं ये मैंडेटरी है, जरूरी है, बट ये 100% है, ये नहीं 100%। आपको इस बात को समझना है। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं कि रिवीजन का गेम क्या होगा। और आज जो टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड की, सबमिट कर्व या फिर क्रेस्ट कर्व के बारे में बातचीत करेंगे, और वैली कर्व और सैक कर्व के बारे में बातचीत करेंगे। और ये लास्ट आज का जियोमेट्रिक डिजाइन का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है। और एक बढ़िया खबर है तुम्हारे लिए, आज जो अगली क्लास होगी उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम रहेगा, तो आपके पास थोड़ा सा आज फ्री टाइम मिलने वाला है, पहले से ही बता दिया, खुश हो जाओ। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो वहां से, अरे मंडे नहीं, आज से ही ट्रैफिक स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे और आपकी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रहने वाला है। थोड़ा सा एंजॉय कर लो। हम्म।
ठीक है। हाँ, अब कितने देर की होगी, अब ऐसा कोई फिक्स करके तो नहीं बैठे हैं कितनी देर की होगी। डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कशन। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं कि कितनी देर की क्लास होगी, जितना भी चल जाए। ठीक है। खुशी तो नहीं है पर दुख भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। ये जीवन में जो तुम अगर ऐसे हो गए हो कि ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो और ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दुख हो रहे हो, तो बिल्कुल अध्यात्म के रास्ते में हो तुम। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही रास्ता पकड़ लिया। जो जो भी ऐसे है ना कि बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती सर, और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गम भी नहीं होता है, तो वो एकदम मज़े में रहने वाले हैं। मंडे वनडे से नहीं भैया, होगा तो ट्रैफिक आज से ही स्टार्ट होगा। बिल्कुल। अरे हाँ, जो टाइम मिलेगा उसमें रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके लिए ही है। ठीक है। आओ भाई, आओ साहब, बात करते हैं रिवीजन की। आज बड़ा बहुत दिनों से बेचैन हूँ। एक्चुअली मैं पहली क्लास में बता देता हूँ, लेकिन पहली क्लास में थोड़ा सा तुम लोग विचलित थे। पहली क्लास में थोड़ा सा विचलित थे, तो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही थी आपकी। फर्स्ट क्लास की इम्पोर्टेंस मतलब नॉइज ज़्यादा था, अगर आपको याद हो। पहली क्लास में आपके बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, तो उसको डील करने में कहीं ये पॉइंट मिस हो गया। अदरवाइज ये मैं पहली क्लास में ही आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बता देता हूँ, ताकि आपका बेनिफिट हो। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी जो आपके साथ हो रहा है, एक बार मैं वो बताता हूँ, आप लोग बताना ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक कोई स्ट्रेटजी नहीं है भैया, ये भी एक बता दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एज ए स्टूडेंट मैंने क्या फील किया, और जब मैं रिजल्ट ला पाया, जब आप लोग के साथ रहा एज ए टीचर, तो मुझे क्या सीखने को मिला, क्या एक्सपीरियंस से सीखने को मिला, वो चीज़ें बस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एज सच कोई साइंटिफिक ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है। काम करे तो फॉलो कर लेना, ना करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सुन के थोड़ी देर बाद इसको भूल जाना। अभी पहले एग्जिस्टिंग की बात करते हैं। तो एग्जिस्टिंग में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी चल रहा अगस्त। चलो एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने मई से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो मई में जब आप मई से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, और फरवरी में फाइनली हमारा गेट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है भाई। फरवरी में हमारा गेट को हो सकता है किसी ने फरवरी से स्टार्ट करी हो प्रिपरेशन, किसी ने मार्च से स्टार्ट करी हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि मान लीजिए आपने मई से, ठीक है, मई से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। अब होता क्या है कि जैसे शुरू में मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, पूरे मई में हम लोगों ने एक सब्जेक्ट, कोई भी XYZ सब्जेक्ट कंप्लीट किया, बड़ा मजा आया कि यार सब कुछ बढ़िया से समझ में भी आ रहा है, और अब गेट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। जून में गए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपने सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया। तो मई जून के एंड में जब आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, तो आपको लगा कि जो पहला सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। ऐसा लगता है, फील होता है। अगर आप यहाँ पर जून के एंड में आप याद करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत जो धुंधला धुंधला याद आता है, वो सेकंड सब्जेक्ट के बारे में याद आता है। जो सेकंड सब्जेक्ट के आपने अभी रिसेंट में जो कंसेप्ट कवर किए हैं वो याद आते हैं, उसके PYQ भी बन जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जुलाई में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने थर्ड सब्जेक्ट कंप्लीट किया। अब जुलाई के एंड में जब हम देखते हैं, तो हमें केवल थर्ड वाले सब्जेक्ट के कंसेप्ट रिकॉल होते हैं। जुलाई के लास्ट में जब हम देखते हैं, तो हमें केवल ये जो लास्ट में जो पढ़ा हुआ है ये याद होता है। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट के 15 से 20 दिन में जो कंसेप्ट हमने पढ़े होते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग रिकॉल कर लेता है। बाकी धीमे धीमे क्या होता है, अब मान लो पहले जून के एंड में पहला सब्जेक्ट मान लो 80% याद आ रहा था, यही सब्जेक्ट अब आपको जुलाई के एंड में अगर पहले सब्जेक्ट की बात करें, तो अभी केवल 50% बचा होगा। ऐसा होता है कि नहीं? बताते रहना भाई।
अगर आप सितंबर के एंड में देखते हो और पहले सब्जेक्ट की बात करते हो तो हो सकता है केवल इसके 10% कंसेप्ट ही आपको याद हो। दिसंबर नवंबर के एंड में देखा तो पहला वाला सब्जेक्ट उड़ गया भैया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बस फिर ये पता चलता है कि पहला सब्जेक्ट हमने पढ़ा था जो भी था। फॉर एग्जाम्पल पहला सब्जेक्ट आपने सर्वे पढ़ा था, तो सर्वे पहले 80% याद था फर्स्ट महीने के बाद, फिर 50% हुआ और फिर 10% हुआ। 50% ही याद रहता है, ऐसा होता है। अब सोचो बेटा, आपने कितने मन से पढ़ा था, कितनी मेहनत करी थी इस सब्जेक्ट के लिए मई में, लेकिन इस सब्जेक्ट से आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि नवंबर या दिसंबर तक आते आते सब्जेक्ट पूरा वैनिश हो गया, वॉश आउट हो गया है। एग्जाम वाले दिन कोरा कागज कोरा ही रह गया। समझ रहे हो? सुना है गाना ये? सुना है कि नहीं सुना है? कोरा कागज कोरा ही रह गया, खाली बैठे हैं एग्जाम में। सवाल आया सर्वे का, हाँ यार सर ने कुछ पढ़ाया तो था इन्वर्टेड स्टाफ, हाँ इन्वर्टेड स्टाफ का सवाल भी देख रहे हैं। इन्वर्टेड स्टाफ के सवाल पीवाईक्यू में भी लगाए थे, क्लास में भी सर ने डिस्कस किया था, लेकिन अब ये नहीं याद आ रहा कि रीडिंग्स जो हैं वो ऐड होंगी या रीडिंग सब्सट्रैक्ट होंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा फील होता है। हम्म, ऐसा फील होता है। तो अब होता क्या है कि भैया जो लास्ट के 1-2 महीने में चीजें पढ़ी होती हैं, रिवीजन रिवीजन किया होता है, वही परफॉर्म करते हैं तो 30 से 40 नंबर आ जाते हैं 100 में, और इससे कोई भला नहीं होता है। 30 से 40 नंबर आ भी जाएंगे तो क्या ही भला होगा। लास्ट के 1-2 महीने में जो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत जो आपने रिवीजन करा होगा, प्रैक्टिस करी होगी, उससे आप ये स्कोर कर पाते हैं। ये है आम जिंदगी। कैसी जिंदगी है ये है आम जिंदगी। अब तुम्हें बताते हैं मेंटोस वाली जिंदगी। हाँ, आइए मेंटोस कभी। हाँ, एक ऐड आता ना, ये है आम जिंदगी। अब देखिए मेंटोस जिंदगी। तो आई कैन श्योरली से, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि लगभग लगभग हम सभी इसी तरीके के हालात में फंसे हुए हैं। और धीमे धीमे जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी हमारे इंक्रीज करते चले जाते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। पहले महीने में 1 सब्जेक्ट, दूसरे महीने में 2 सब्जेक्ट, तीसरे महीने में 3 सब्जेक्ट, और एक टाइम ये आता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक टाइम ये आता है कि दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। चीजें मैनेजेबल नहीं रहती है ना। जब हम कब पैनिक होते हैं, हम कब एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हाँ, कब पसीने छूटने लगते हैं, बीपी डाउन होने लगता है, ऐसी सिचुएशन में ही तो घबराहट आपको होती है, जब आपको पता है कि अब ये सिचुएशन मेरे मैनेज करने के बाहर है। अगर आपको पता है कि कोई चीज हो रही, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माउस से गिर जाए, टूट जाए, तो क्या दिक्कत है? अब इस बात से तो क्या ऐसा तो नहीं मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ओ हो चलेगा लाइव क्लास में, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि पता है कि चलो ठीक है, ये जो लॉस हुआ ये मैनेजेबल है, बियरेबल है, दूसरा माउस ले आएंगे। यस और नो? लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन होती कि अब हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा, तो फिर हालत खराब हो जाती है। वही होता है एक बच्चे के साथ। यकीन मानो, जो बच्चे सही से पढ़ाई कर रहे हैं ना, एग्जाम के पहले नींद ही नहीं आती है यार। एग्जाम के जस्ट पहले वाली जो रात होती है ना, वो गाना सुना ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये हकीकत है। अगर आपने जीवन में अपने कोई भी एक सीरियस एग्जाम दिया होगा, तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि पूरी रात आपको एग्जाम नहीं है, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। करवटें बदलते बदलते रात
से निकल जाएगी। हैं? होता है ऐसा। चलो, कुछ खास बदला नहीं पिछले 8-10 साल में। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो सब लगभग लगभग वही वही हालात चल रहे हैं। हम्म। तो अब इस चीज में हम क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए थोड़ा सा पहले समझते हैं, माइंड का गेम समझते हैं। इसके लिए एक थोड़ा सा माइंड का गेम समझते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम चीजों को भूलते क्यों हैं। ये हम सबको पता है। ये हम सबको पता है कि जब हम, जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। शायद कुछ लोगों ने एग्जांपल सुना भी होगा जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ रखा है। तो वो थोड़ी देर और सुन लेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि याद करो जब तुम 5th क्लास तक के स्कूल में थे। 5th क्लास तक पढ़ाई करी थी आपने? 5th क्लास तक जब आप पढ़ रहे थे, 5वीं क्लास के शुरू के 5 क्लास की अगर मैं आपकी बात करूं जीवन की, तो उसमें आपके बहुत सारे एकदम जिगरी दोस्त थे, याद है? बचपन के दोस्त, जिनके साथ आप स्कूल जाते थे, जिनके साथ आप स्कूल में बैठते थे, जिनके साथ आप खेलते थे, जिनके साथ आप सारे सारे अच्छे बुरे काम करते थे, याद है? समय का चक्र आगे बढ़ा। समय का चक्र आगे बढ़ा, आप आगे 6 to 10th वाले में, स्लॉट में। तब भी आपके साथ कुछ ऐसे दोस्त थे। एक टाइम पे वो दोस्त, एक टाइम पे वो लोग, एक टाइम पे वो पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। 5वीं क्लास तक की अगर मैं बात करूं, कोई भी दोस्त आप याद कर लो अपना, कि पूरा पूरा दिन आपका साथ में ही बीत रहा है। लेकिन आज की डेट में हो सकता है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका चेहरा तो छोड़िए, आपको नाम भी नहीं याद होगा। जो उस समय आपके, जो आप बोलो कि लंगोटिया दोस्त थे, उनका चेहरा तो छोड़ दो, तुम्हें नाम नहीं याद होगा और उनके साथ तुम्हारा कितना भयंकर इंटरेक्शन था। ऐसा है कि नहीं है? अरे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, और जो याद है उन पे भी आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 10 दोस्त थे जिनमें से 2 लोगों ने स्कूल बदल दिया। 2 लोग आपके साथ चले गए 6वीं से लेके 10वीं क्लास में, 2 लोग टच में रहे, 8 लोग कांटेक्ट में नहीं रहे, धीमे धीमे उनको भूल गए। स्कूल में आए, नए दोस्त बने। जब नए दोस्त बने, फिर अगले बार कहीं चेंज किया, कॉलेज में गए, तो जो लोग साथ में कनेक्टेड रहे वो याद हैं, बाकी भूल गए। है ना? अरे सभी के नहीं याद होगा फैजल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अगर तुम्हारे 10 दोस्त थे, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपको वही लोग याद है जिनसे कभी कभार आपकी किसी न किसी फॉर्म में मुलाकात होती रही या इंटरेक्शन होता रहा, बस। और इसलिए वो लोग आपको याद रह गए, आपके साथ हैं, तो आपकी बातचीत चल रही है। कहने का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी भी चीज को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटरेक्शन। अगर आप इंटरेक्ट करते रहोगे, मुलाकात करते रहोगे, है ना, मुलाकात करते रहोगे, इंटरेक्शन होता रहेगा, तो चीजें याद रहेंगी। हमें टच में रहना पड़ता है, आसान भाषा में, हमें टच में रहना पड़ता है बेटा। सेम विद द कंसेप्ट, सेम विद द कंसेप्ट। तो अब हम अपनी स्ट्रेटजी में ऐसा क्या इंक्लूड करें कि जिससे हमारा इन कंसेप्ट्स के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ एग्जाम वाले दिन तक इंटरेक्शन हम ज्यादा से ज्यादा बार कर पाए। अब उसका एक तरीका क्या है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं? अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी में। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा अगस्त, अगस्त में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट। मान लो ये ट्रांसपोर्ट हमारा 30 दिन का सब्जेक्ट है। ये ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा 30 दिन का सब्जेक्ट है। ठीक है?
कभी कभी बच्चे पूछ लेते थे, ऑफलाइन में पूछ लेते थे कि सर आपको इतना याद कैसे रहता है, आपको ये सब्जेक्ट इतना याद कैसे है। आपसे कभी भी कोई भी कंसेप्ट पूछ लो, आप बता देते हैं, चाहे वो पहले यूनिट का हो, चाहे वो आखिरी यूनिट का हो, चाहे वो पहले चैप्टर का हो। अभी आप ही कल 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 आप ही में से कोई एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपको गेट के ईयर भी याद है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत महान व्यक्ति हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक चीज है, प्रैक्टिस। मैंने इस सब्जेक्ट को इतनी बार पढ़ लिया है, पढ़ा लिया है कि रात नसों में दौड़ रहा है, ऐसे समझ लो तुम, कि वो कंसेप्ट जो है वो दिलो दिमाग जहन में बैठ चुके हैं, बस और कोई बात नहीं है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे ही आप जो भी कुछ पूछोगे बता देंगे। इस इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि उसको इतनी नंबर ऑफ रिपीटिशंस को बढ़ा दिया है, यही एक सिंपल सा फंडा है। और ऐसा ये नहीं कि मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री माइंड का कोई रोल नहीं है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से तुम लोग रिलेट करोगे। मेरी शादी जब हुई तो उसमें आए एक पंडित जी, ठीक है। सब तरीके से तुम्हें समझा दे रहा हूँ, अब नहीं समझ में आया तो फिर अब कभी नहीं आएगा। तो मंत्र वंत्र का जाप होता है, पता ही होगा तुम्हें। तो यार वो बहुत बढ़िया तरीके से एकदम मंत्र वंत्र बोल लेते, एकदम इन्फ्लुएंसिंग, थोड़ा बुजुर्ग थे वो। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ लिया, हमने कहा इतने मंत्र आपको याद कैसे रहते, क्यूरियोसिटी तो होती है ना। तो हमें लगा कि भाई शायद हो सकता है इन्होंने इसमें पूरा पीएचडी वीएचडी कर रखा हो, ज्ञान का भंडार, इन्होंने पूरा डिग्री ले रखी हो बड़ी बड़ी। तो उन्होंने बोला कि मेरी ये जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्होंने मेंशन किया, शायद पता नहीं क्या 8वीं क्लास 7वीं क्लास तक, ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि मैं 7th क्लास तक ही, स्कूलिंग जो मेरी है वो 7वीं 8वीं क्लास तक ही है। लेकिन उन्होंने बोला बेटा तुम्हारे जैसे कई लोग की ज़िंदगी हम निपटा चुके हैं, मतलब तुम्हारे जैसे कई लोगों की शादी हम करा चुके हैं। हाँ, तो इतनी ज्यादा बार इन चीजों को प्रैक्टिस कर लिया है कि अब वो चीजें बिल्कुल याद हो गई हैं। तो उन्होंने जवाब दे दिया और मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। मुझे लगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला ये ज्ञान, दिमाग का तेज होना, दिमाग का धीमे होना, ये सब बात की बात है, ये सब एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी भी काम में नंबर ऑफ रिपीटिशन को इंक्रीज कर देते हैं, हाँ, नंबर ऑफ रिपीटिशन को कैसे, नंबर ऑफ रिपीटिशन को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपको उस चीज में कमांड हो जाएगी। और इसकी साइंटिफिक थ्योरी भी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसी साइंटिफिक थ्योरी भी है, ये प्रूफ हो चुका है। शायद आप लोगों ने कुछ सुना हो, 1000 आवर रूल्स होता है, पढ़ना कभी टाइम मिले पढ़ना, खैर अभी इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास। तो साहब हम अपने अपने रिवीजन के रिपीटिशन को कैसे इंक्रीज करें, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम अपने सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए चीजें याद हो रही हैं। अगर हम किसी तरीके से उस सब्जेक्ट को 20 बार रिवाइज कर लें, अगर हम उसी सब्जेक्ट को 25 बार रिवाइज कर लें, तो जाहिर सी बात है हमारा रिटेंशन इंक्रीज कर जाएगा ना, हमारा रिटेंशन इंक्रीज कर जाएगा ना। इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। As compared to 2 time revision, if we are revising the subject for the 20 times, our retention is going to be increased without any doubt. खेल तो यही है कि इतना इतने सब्जेक्ट हैं और इतना ज्यादा रिवीजन करे कैसे, इसका रास्ता, इसका जुगाड़ तुम्हें बताता हूं मैं। हाँ, इसका रास्ता मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया कि ट्रांसपोर्ट आप पढ़ेंगे, इस ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट को पहली बार कंप्लीट करने में आपको लगता है 30 दिन, लगभग लगभग 30 दिन का टाइम लग रहा है हम लोग का इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है।
किसी सब्जेक्ट में हो सकता है आपको 20 दिन भी लगे, किसी सब्जेक्ट में आपको हो सकता है 40 दिन भी लगे, 50 दिन भी लगे। तो भैया 30 दिन में आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि हर दिन आप करिए रिवीजन, हर दिन रिवीजन करिए, और रिवीजन में आपको एक थोड़ा सा चेंज करना है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम लास्ट क्लास का रिवीजन करके आ जाते हैं, सर ने जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज कर लो। यहां पर एक थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझ जाओ। ट्रिक ये है कि आपको जो रिवीजन करना, बिफोर एक रूल बना लो, बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट लाइव क्लास, बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट लाइव क्लास ट्राई टू रिवाइज द कंसेप्ट टिल द लास्ट क्लास। खेल है भैया इसमें, अंग्रेजी में बोला है तो और ही खतरनाक है। क्या मैंने बोला, क्या बोला? बिफोर अटेंडिंग द लाइव क्लास, कोई भी जब आप लाइव क्लास अटेंड करने जा रहे हो उसके पहले तक का सारा रिवीजन करके आपको आना है उस क्लास में, और केवल एक बार नहीं करना है, ये करना है रोज, ये करना है रोज। अब तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी है कि सर आप ये जो बता रहे हैं ना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यकीन मानो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नहीं नहीं, एग्जाम एग्जाम छोड़ो, अभी केवल इस 30 दिन की बात कर रहा हूं मैं, अभी केवल मैं इसी 30 दिन की बात कर रहा हूं। पहले दिन सर ने 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 दिन की बात कर रहा हूं, दैट्स इट। पहले दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा, दूसरी क्लास अटेंड करने के पहले आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। फिफ्थ डे की अगर आप क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो इन चारों दिन का कंसेप्ट आपको रिवाइज करके फिफ्थ क्लास अटेंड करनी है। अब इतनी मैथ मुझे तो नहीं आती, हो सकता तुम्हें आती हो, या मैथ वाले सर से पूछना कि अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस सब्जेक्ट को खत्म करते करते ही हम सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके होंगे? और भैया बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप 4 घंटे की लाइव क्लास का जब रिवीजन करते हैं तो हार्डली आपको 15 मिनट लगेगा, करके देख लेना कभी, कि आज की पूरी फॉर एग्जांपल दोनों क्लास मिला के जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज करने में हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स। और भैया इस पहले वाले कंसेप्ट को यहां तक पहुंचते पहुंचते आप एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज कर चुके हैं। ये पहले दिन जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था, जब आप 5वें दिन तक क्लास अटेंड करने जाते हैं तो इसको आप 4 बार रिवाइज कर चुके हैं, नॉट वन टाइम ओनली। और जब आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो भैया इफिशियंसी भी तो बढ़ेगी, टाइम भी तो कम लगेगा। पहली बार रिवाइज करने में हो सकता है भाई 20 मिनट लगे हों, सेम चीज को जब अगली बार रिवाइज करोगे तो 15 मिनट लगेगा, सेम चीज को जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो 10 मिनट लगेगा, सेम चीज को जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो 5 मिनट लगेगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ऐसा करने से आपने जब सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, ना ही सिर्फ आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, उस 1 महीने के दौरान आपने उस सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लिया है। कैसे भूल जाओगे यार, कैसे भूल जाओगे बताओ? इसके बाद आप हर 15 दिन में, 20 दिन में रिवाइज करते रहिए, और ये हर सब्जेक्ट के साथ आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट आप स्टार्ट करेंगे उसमें भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करिए। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई है? तो ये स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी जो है ये आप फॉलो कर सकते हैं। इतना करना पड़ेगा, फॉर्मूले बहुत हो जाते हैं, याद हो जाएंगे ना, हमको भी याद है फॉर्मूले। डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूं
तुमको अब तक जो पढ़ाया है लाइन से भी कहो तो पूरे टॉपिक फॉर्मूले सब याद दिला दूं, और जैसे पढ़ाया वैसे ही याद दिला दूंगा। चलो एक एक 2 मिनट का डेमो देख लो, तुम्हें रिलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टार्टेड द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। कहाँ से स्टार्ट किया था? सर ने सबसे पहले पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक रोड की जियोमेट्री को अफेक्ट करते हैं? तो आपने बोला था सर स्पीड होगा, वॉल्यूम होगा, सर ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, अदर फैक्टर्स होंगे, यस और नो। फिर आपने बातचीत करना स्टार्ट करा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड के बारे में, जिसमें आपने बात करा शोल्डर क्या होता है, कर्व क्या होता है, ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मेरिडियन क्या होता है, उनकी गाइडलाइंस क्या है, उनके बारे में डिस्कशन किया, कैम्बर के बारे में डिस्कशन किया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइड डिस्टेंसेस, एसएसडी की बात करी। एसएसडी विल बी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया। लैग डिस्टेंस के बारे में समझा, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में समझा, पीआईईवी थ्योरी के बारे में पढ़ा। फिर आपने ग्रेडियंट का इफेक्ट देखा, फिर अलग अलग केसेस देखे आपने कि एसएसडी के कौन कौन से केस हैं। सिंगल लेन में अगर वन वे ट्रैफिक है तो एसएसडी कितना होगा, सिंगल लेन में अगर टू वे ट्रैफिक है तो एसएसडी कितना होगा। फिर आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करी। टू लेन टू वे रोड के लिए आपने बोला ओएसडी जो होगा वो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 होगा। D4 सर बफर डिस्टेंस है, अगर गिवन होगा तो कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट द D1 D2 एंड D3, इसके बारे में आपने डिस्कशन किया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ISD, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द HSD। देखो सब हो रहा है, रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 मिनट भी नहीं लगा होगा आपने। 2 मिनट में आपने कितने कंसेप्ट को रिवाइज कर दिया भैया। रिवीजन तब आपका परफेक्ट माना जाएगा जब आपको कॉपी और नोट्स की जरूरत ना पड़े। पन्ने जो है ना वो दिमाग में पलटने चाहिए, दिमाग में। सब्जेक्ट को इतनी बार रिवाइज कर लो कि आंखें बंद और रिवीजन चालू, तो समझो कि हाँ अब कमांड हो गई है तुम्हें। तब समझो कि अब आपको कमांड हो गई है। लेटे हैं आराम से, दुनिया को लग रहा सो रहा है, औंघा रहा, नहीं भैया आराम से लेटे। बताइए सर कौन सा सब्जेक्ट आज हाईवे रिवाइज करना, आंख बंद करके लेटे, दुनिया समझ रही मौज कर रहा है, नहीं। यहाँ चल रहा रिवीजन, यहाँ चल रहा रिवीजन। एक तरफ से शुरू किया, पेज पलटने नहीं है फिजिकली, पेज दिमाग में पलटने चाहिए, और इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम रिवीजन। समझ गए इस बात को? जिस दिन ये कमांड कर लोगे, और ऐसा नहीं कि हाईवे पढ़ा रहे तो हाईवे ही याद है, सर्वे भी याद है, सर्वे भी याद है, टॉपिक वाइज कहीं से भी, कहीं से कहीं पूछ लो। वो तो मैं तुम्हें ऐसे बस बोल देता हूँ कि आज ये पढ़ के नहीं आया हूं, आगे का टॉपिक पूछ रहे हो, पीछे का टॉपिक पूछ रहे हो, ऐसे बोल देता हूँ। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट बेटा, ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। मिल गया आराम? हो गई रिवीजन पे बात? करके देखो जितने लोगों ने फॉलो किया है, और मैं बता रहा हूं, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं, ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई इसको हार्डली 3 से 4% लोग ही फॉलो कर पाएंगे, गारंटी है। इतना आसान थोड़ा है। 100 लोगों को अगर ये स्ट्रेटजी अभी मैंने आपको बताई इस क्लास के दौरान, तो केवल 3 से 4 लोग ही होंगे जो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। रिजल्ट भी 3 से 4% लोगों के ही आते हैं, ये भी एक फैक्ट है। रिजल्ट भी 3 से 4% लोगों के ही आते हैं ना, सबके थोड़ा आते हैं। जो करेगा उसके रिजल्ट आएंगे, और यकीन मानो मेरी इस बात का, जिन भी बच्चों ने स्ट्रेटजी फॉलो की है उनको इसका बेनिफिट मिला है। शुरू में 10-15 दिन थोड़ा सा लगेगा कि यार बड़ा बार बार एक ही चीज को रिवाइज कर रहे हैं। हाँ सर्वे में बताई थी ना, तो स्ट्रेटजी वही है भाई। ये सिंपल सा मुझे चीज लगता है कि इसमें कोई
रॉकेट साइंस नहीं, बस एक ही चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटिशन को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटिशन को इंक्रीज कर रहे हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। और एक बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 15 दिन का मैंने कोई ब्रेक ले लिया, 20 दिन का कोई ब्रेक ले लिया, तो ऐसा नहीं कि आप ही भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं, हमारे भी फॉर्मूले मिस होने लगते हैं, हमारे भी कंसेप्ट जाने लगते हैं, हमारा भी किसी कंसेप्ट को सिखाने का जो फ्लो है वो ब्रेक होने लगता है। तो मान लो अगर 15 दिन की छुट्टी लेके मैं आऊंगा वापस, और ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, तो अगर जैसे कोई ब्रेक लिया आपने और उसके बाद दोबारा जब आप क्लासेस रिज्यूम करते हो तो शुरू का 10-15 मिनट लगता है फ्रीक्वेंसी मैच करने में, अपने रिदम में आने में, अपने फ्लो में आने में। और ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ हो रहा है, कुछ इसमें अलग नहीं हो रहा है कि तुम पढ़ के भूल जा रहे हो। भैया बहुत नॉर्मल सी बात है ये। ठीक है, बोल तो रहा हूं बेटा, जब आपने एक सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते समय ही इतना रिवाइज कर रखा है, तो अब उसको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पढ़ते पढ़ते ही उसको 30 बार रिवाइज कर चुके हैं, तो अब हम अपने गैप को बढ़ा सकते हैं। अब इसके 20 दिन बाद अगर हम अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा, ये भी तो समझो। और आप इस स्पैन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, उस दौरान उसके बीच में जो टाइम हो दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए। तो हमेशा आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते समय ही आपने एक लीड ले ली है, जिसका बेनिफिट आपको बहुत आगे तक मिलता रहेगा। इतने एफर्ट आपने पहले ही अटेम्प्ट में कर दिए हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। क्लियर है? तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ। एक बहुत सारी बातें इससे आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये रिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, जैसा आप लोग लगातार बोल भी रहे थे। तो एक बार इसको ट्राई करो, स्टार्ट करो, फिर बताना अपना एक्सपीरियंस। 10 दिन, 10 दिन छोड़ो, जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा है तब तक इस पे ट्राई कर लो। इफेक्टिव लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, इफेक्टिव अगर लगे, आपको लगे कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो इसको कंटिन्यू करना, अदरवाइज भूल जाना। अब शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे फिर कभी। ठीक है, हाँ अब से स्टार्ट करो ना, जो बीत गया सो बीत गया भैया, अब उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसको लेके परेशान मत हो। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए सर, पहले नहीं किया, अब क्या करें। अभी से आप, आज पता चल गया ना, अब से स्टार्ट करो। आगे कभी टाइम मिलेगा, आगे कभी ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो पुराने पे भी यही स्ट्रेटजी फॉलो कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? अब उसको सोच सोच के परेशान मत हो कि 2 सब्जेक्ट हो गए उनमें नहीं किया। अरे अभी 12 सब्जेक्ट बाकी ना, उस पर फोकस करो। अभी 12 सब्जेक्ट बाकी है ना, उस पर फोकस करो। चलिए, तो बेटा अगला टॉपिक पढ़ना। कल हम लोगों ने ग्रेडियंट की बात कर ली थी, सारे ग्रेडियंट के बारे में बात कर लिया था, ग्रेडियंट टेबल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और आज बहुत बेहतरीन प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्टिकल कर्व। बस उसके पहले एक टॉपिक और बचता है माइनर सा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। अब जरा इसको समझो। अब ये ग्रेड कंपनसेशन इंपॉर्टेंट है भैया, सवाल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनता है और हर एग्जाम के लिए बनता है। तो अब ये ग्रेड कंपनसेशन का खेल क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं अच्छे से, फिर साहब आगे बातचीत करेंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये कोई एक हिल है। अब हिल में तुम्हें मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। इस हिल में तुम्हें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतने समझदार तो तुम अब हो ही चुके हो कि ए और बी के बीच में ऐसी रोड नहीं बना सकते हैं। ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम वी कैन नॉट प्रोवाइड द रोड लाइक दिस।
वी कैन नॉट प्रोवाइड द रोड लाइक दिस। कोई बताएगा क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? डायरेक्टली ए और बी पॉइंट के बीच में रोड प्रोवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है? क्या हम ऐसी रोड यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, यस और नो? क्या हम ऐसी रोड यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, यस और नो? तो आंसर इज गोइंग टू बी नो। बहुत ज्यादा स्लोप हो जाएगा और हमें पता है बहुत ज्यादा अगर स्लोप हो जाएगा तो व्हीकल हमारा इसको, इस ग्रेडियंट को ओवरकम नहीं कर पाएगा। यस और नो? तो वी कैन नॉट प्रोवाइड द रोड लाइक दिस। तो अगर आपने हिली एरिया में देखा हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन पे हम कुछ इस तरीके की रोड प्रोवाइड करते हैं। मानते हो कि नहीं? इन द केस ऑफ हिली एरिया वी आर कंस्ट्रक्टिंग द रोड लाइक दिस। कुछ इस तरीके की रोड प्रोवाइड करते हैं, घूम घूम के जाते रहो। जरा ध्यान से देखो बेटा, जब तुम घूम घूम के जा रहे हो तो अब यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि इस सिचुएशन पे रोड पे ग्रेडियंट भी है, यहां पर ग्रेडियंट भी है क्योंकि हमारा एलिवेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। किसी भी हिली एरिया में आपको ऐसी रोड देखने को मिल जाएगी। किसी भी हिली एरिया में आपको ऐसी रोड देखने को मिल जाएगी। और साथ साथ क्या है, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व भी है। ये सब कर्व ही तो हैं, बोलो भाई, ये सब कर्व ही तो हैं। तो अब इन दोनों का मिल रहा है कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों का मिल रहा है कॉम्बिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन पे लिसन केयरफुली, जहां पर कर्व भी है और हॉरिजॉन्टल कर्व भी है और साथ साथ ग्रेडियंट भी है, ऐसी सिचुएशन में व्हीकल को हो सकती है तकलीफ। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से भी हमारे व्हीकल की पावर में होते हैं लॉसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व रेजिस्टेंस। समझ लो इसको। जैसे मान लो कोई एक व्हीकल तुम्हारा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और इसकी ट्रैक्टिव फोर्स जो है, ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिसकी वजह से व्हीकल एक किसी भी रोड पे आगे मूव कर पाता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं है, स्ट्रेट रोड है, तो इसके अंदर, इस व्हीकल के अंदर कितनी पावर है? लेट्स से टी। और जब आप बेटा इसी व्हीकल को एक कर्व पे ले जाओगे तो जाहिर सी बात, अब आपको नहीं लगता, अब अगर ये टी है और ये एंगल अल्फा है, तो अब जो ट्रैक्टिव फोर्स होगा वो टी कॉस अल्फा होगा। तो अगर मैं पूछूं कितना लॉस हुआ इस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से आपके व्हीकल की पुलिंग पावर में, इस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से ट्रैक्टिव फोर्स में या पुलिंग पावर में कितना लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर लॉस जो होगा वो टी माइनस टी कॉस अल्फा के बराबर होगा। पहले टी था, अब टी कॉस अल्फा है, लॉस पता चल जाएगा आपको। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि भैया जब हमारा व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करता है तो उसकी कैपेसिटी में, उसकी पावर में होते हैं कुछ लॉसेस इस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से। और हम ये जानते हैं कि जब हमारा व्हीकल किसी ग्रेडियंट में मूव करता है, जब हमारा व्हीकल किसी ग्रेडियंट में मूव करता है तो भी लॉसेस होते हैं, ये भी हम जानते हैं। क्योंकि ग्रेडियंट में थीटा की वजह से हमारे वेट का एक कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज mg साइन थीटा। तो यार व्हीकल के ऊपर कुछ ज्यादा अत्याचार नहीं कर दे रहे हो तुम? यहां पर तो ये दोनों चीजें दिख रही हैं ना। हिली कंडीशन में क्या हो रहा है कि वहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, ग्रेडियंट भी है। ऐसा ना हो व्हीकल एक का इंजन एकदम धुआं धुआं हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है कि हमारा व्हीकल इस सिचुएशन पे ओवरकम ना कर पाए। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां, और आपने कल ये भी बोला था कि सर नॉर्मल कंडीशन पे जो हमारा डिजाइन ग्रेडियंट होता है, जो ग्रेडियंट हम डिजाइन करते हैं या प्रोवाइड करते हैं सर, वो कुछ और नहीं होता है,
वो रूलिंग ग्रेडियंट होता है। तो मान लो ये रूलिंग ग्रेडियंट आपने प्रोवाइड किया और ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो व्हीकल के इस जो इतना कष्ट है व्हीकल के ऊपर, इस कष्ट को कम करने के लिए आई देखो, तुम तो हो सिविल इंजीनियर, बता ही चुका हूं मैं, तुम्हारी खासियत भी तुम्हें बता चुका हूं कि बोल कर तो एक दूसरे का कष्ट हर कोई समझ लेता है ना, पीड़ा दर्द। तुम हो सिविल इंजीनियर, बिना बोले ही सब समझ जाते हो। जिंदा तो छोड़ो, तुम तो नॉन लिविंग चीजों का भी पेन समझ जाते हो। तो तुमने ऐसी सिचुएशन में अपने व्हीकल का पेन समझा कि बहुत कष्ट है, हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से भी लॉसेस हो रहे हैं, वर्टिकल ग्रेडियंट की वजह से भी लॉसेस हो रहे हैं। तो इस कष्ट को समझते हुए आईआरसी ने एक आपको गाइडलाइन दी कि अगर ऐसे हालात हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल ग्रेडियंट दोनों चीजें हैं, वहां पर आप अपने व्हीकल के कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए एक काम करिए। जो भी ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ग्रेडियंट को थोड़ा सा यार कम कर दो। जीवन में जब कभी भी कोई लॉस होते हैं, उनकी भरपाई अगर कोई करता है तो उसको कंपनसेशन ही तो बोलते हैं। क्योंकि हमारा व्हीकल बहुत सारे लॉसेस को देख पा रहा अपनी पुलिंग पावर में, किसी तरीके का उसको डिस्कम्फर्ट ना हो, तो आईआरसी ने बोला कि ऐसी सिचुएशन अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो उस केस में आप जो भी ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, नॉर्मली हम कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली हम कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रेडियंट होता है रूलिंग ग्रेडियंट। तो आईआरसी ने क्या बोला कि भाई ऐसी सिचुएशन पे इस रूलिंग ग्रेडियंट को थोड़ा सा, इस रूलिंग ग्रेडियंट को थोड़ा सा क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। इस रूलिंग ग्रेडियंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, ताकि व्हीकल जो है वो कंफर्टेबल कंडीशन, बिल्कुल व्हीकल जो है वो कंफर्टेबल कंडीशन की हेल्प में सिचुएशन में मूव कर पाए। तुमने कहा सर बात तो सही, अरे इसको ऐसे समझ लो, मान लो मैंने तुमसे 10 रुपए उधार लिए, तुमसे मैंने कहा भाई 10 रुपए मुझे दे दो। आपने अगर मुझे 10 रुपए दिए हैं, तो मुझे आपको कितने रुपए वापस करने चाहिए, लॉजिकली बताओ। भाई 10 रुपए लिए हैं तो आप 10 रुपए ही तो वापस लोगे मेरे से, यस और नो। अब मेरे साथ मान लो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुमने को आ गई दया, तुमने क्या कहा कि चलो सर कोई बात नहीं, 5 ही रुपए दे दो, हटाओ। कोई बात नहीं सर, आपकी अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं समझ रहा हूं, आप 5 ही रुपए वापस कर दो। आपने 5 रुपए का मेरे लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया ना भाई। इसको डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, इसको कंपनसेशन बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम वो लॉस कवर कर लेंगे। तो आपने क्या करा, आपने क्या करा उस केस में, आपने सिमिलरली व्हीकल को इतने ज्यादा लॉसेस हो रहे थे इस सिचुएशन में, उसके कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए आपने बोला कि भाई ज्यादा ग्रेडियंट मत प्रोवाइड करो, बहुत कष्ट में है व्हीकल, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रेडियंट को यार रिड्यूस कर दो, ग्रेडियंट को रिड्यूस कर दो। बेटा इसी प्यारे से कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। अब समझ में आ गया हिंदी में, अब समझ में आ गया ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है, अब समझ में आ गया ग्रेड कंपनसेशन का कंसेप्ट क्या है। हाँ या ना में जवाब दो भाई। पूछता तो मैं ये हूं कि हाँ और हाँ में जवाब दो, ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों भाई, बताओ। अगला सवाल आता है कि सर कितना कंपनसेट करें, अगला सवाल ये आता है कि सर कितना कंपनसेट करा जाए, ग्रेडियंट को कितना रिड्यूस किया जाए। तो कौन बताएगा, सिंपल सा फंडा यार। तो आपने बोला एस पर आईआरसी, आईआरसी के हिसाब से ये जो ग्रेड कंपनसेशन होता है, जनरली हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं परसेंटेज में, पता ही है आपको।
हाँ प्रभु, ग्रेड का मतलब ही है वर्टिकल। हॉरिजेंटल कर्व की तो केवल रेडियस है आपके पास, और क्या है उसमें, क्या चेंज कर दें बताओ। ग्रेड कंपनसेशन का जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। नाम में भी तो लिखा हुआ ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड को रिड्यूस करना है। तो एज पर आईआरसी ग्रेड कंपनसेशन आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, वो होता है 30+R/R, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R। आर आपको पता है, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व, जो आप हॉरिजेंटल कर्व की बात कर रहे थे। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ग्रेड कंपनसेशन जो होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट वी शुड कंसीडर एज द ग्रेड कंपनसेशन, यस और नो। बिकॉज आईआरसी ने क्या बोला, ग्रेड कंपनसेशन जो होता है वो 30+R/R होता है, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R। तो कहना ही से कि इन दोनों वैल्यू में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट वी कैन कंसीडर एज द ग्रेड कंपनसेशन। मिनिमम वैल्यू को हम लोग एज अ ग्रेड कंपनसेशन कंसीडर कर सकते हैं, यस और नो। कौन सा ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे, कौन सा ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे रोड पे जनरल कंडीशन में, तो आपने बोला सर वो था रूलिंग ग्रेडियंट। इन जनरल तो किसी भी रोड पे हम रूलिंग ग्रेडियंट ही प्रोवाइड करना चाहते हैं ना। तो एक टर्म और लिख रहा हूं, क्या इन दोनों वैल्यू के बेसिस पे अब मैं निकाल सकता हूं कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करने के बाद फाइनल कितना ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। दैट शुड बी इक्वल टू द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ये क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे वो था रूलिंग ग्रेडियंट, और इसमें से अगर ग्रेड कंपनसेशन को हम माइनस कर दें तो क्या हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते तो और अच्छे से रिलेट हो जाएगा। मान लो नॉर्मल कंडीशन पे कहीं पे भी रूलिंग ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे 5%। मान लो नॉर्मल कंडीशन पे कहीं पे हमने रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है 5%, ठीक है। और वहां पर जो कर्व है उसकी रेडियस जो है फॉर एग्जांपल 50 मीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन एज पर आईआरसी, तो सबसे पहले अगर मैं ग्रेड कंपनसेशन निकालूं तो मैं लिखूंगा 30+R/R, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R। यही तो लिखूंगा। आर की वैल्यू पुट कर देता हूं 30+50/50, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/50। ये वैल्यू बता दो भाई, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा वीक है, आप चेक कर लेना। तो ये वैल्यू आ रही है 1.6, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगी 1.5 वैल्यू। तो फाइनली हमारा ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा, फाइनली हमारा ग्रेड कंपनसेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 1.5%। ऐसी सिचुएशन पे हमें अपने ग्रेडियंट में कितना कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए एज पर आईआरसी, हमें अपने ग्रेडियंट में कितना कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए एज पर आईआरसी। इतना कंपनसेशन, इतना रिलैक्सेशन जब आप प्रोवाइड कर देंगे तो फाइनली जो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा, फाइनली जो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा ये बता दो इन परसेंटेज। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ये ग्रेड कंपनसेशन अलाउ करने के बाद हम कितना ग्रेड कंपनसेशन अलाउ करने के बाद कितना फाइनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करें। तो भैया जो प्रोवाइड कर रहे थे उसमें ये कंपनसेशन अप्लाई कर दो, और क्या करना है। जो ये आप, चलो इसको एक काम करो, इसको अभी अभी के लिए इसको चेंज कर देता हूं, इसको 6% कर देता हूं अभी के लिए।
उसका भी लॉजिक है, उसका भी अभी वैल्यू बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। अभी के लिए इसमें मैंने एक डेटा चेंज कर दिया, इसको ले लिया 6%। तो अब बताओ, अगर रूलिंग ग्रेडियंट आपका 6% था, ग्रेड कंपनसेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5% का, तो इस कंडीशन पे कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा? कुछ नहीं करना है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, 6 माइनस 1.5, इट विल बी इक्वल टू 4.5%। तो जो पहले 6% का ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे ना, अब आप उस जगह पर 4.5% का ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब समझ में आया? अब समझ में आया ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है और कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है? जल्दी बताओ हाँ या ना। Now I think this point is clear to everyone. What do you mean by the grade compensation and the compensated gradient? हाँ पूछो इकबाल, क्या क्वेश्चन है? पूछो पूछो इकबाल। चलो इकबाल अभी सवाल पूछेंगे, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आईआरसी ने एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दी, जो कि है हमारा नोट पॉइंट। सर्च है क्यों लिया बता रहा हूं, वही आ गया आकाश। अरे कोई भी रैंडम वैल्यू लिख दी थी, ठीक है। सर ये ग्रेड कंपनसेशन कहाँ कहाँ पर करते हैं बताया तो बेटा, जहां पर भी वर्टिकल कर्व के साथ ग्रेडियंट के साथ हॉरिजेंटल कर्व होगा। जितेंद्र लेट क्लास ज्वाइन करी है क्या? जहां पर भी जहां पर भी ग्रेडियंट और हॉरिजेंटल कर्व एक साथ होगा, वहां पर हम लोग ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो नोट पॉइंट क्या बोला, आईआरसी ने क्या बोला कि इन एनी केस compensated gradient in any case compensated gradient should not be less than 4%। देखो दरिया दिली की भी एक लिमिट है ना भाई, यस और नो? कंपनसेशन दे रहे हो तो कंपनसेशन की भी एक लिमिट है ना। तो आईआरसी ने बोला कि भाई देखो 4% तक का अगर ग्रेडियंट है कहीं पे भी और साथ में हॉरिजेंटल कर्व है, तो हमारे व्हीकल को ऐसी सिचुएशन पे मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 4% हमारा ग्रेडियंट है और एक हॉरिजेंटल कर्व है, तो ऐसी सिचुएशन पे हमारा व्हीकल मूव करेगा तो उसे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा। इसलिए आईआरसी ने गाइडलाइन दी, कभी भी आप जो फाइनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को 4% से नीचे मत लाइए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वही चीज मैंने यहां पर अंग्रेजी में लिख दी है कि इन एनी केस द कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। अब वही प्रीवियस वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। तो अब मैं लेता हूं रूलिंग ग्रेडियंट मान लो 5% और आपकी रेडियस थी 50 मीटर, तो आपने ग्रेड कंपनसेशन निकाला था, वो आ रहा था 1.5%। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट इस केस में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.5। तो कैलकुलेशन तो ये बता रहा है कि यहां पर जो फाइनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करिए, कैलकुलेशन तो अगर हमें ये बता रहा है कि जो फाइनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करिए वो 3.5% करिए, बट प्रैक्टिकली हम 3.5% का ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। फाइनली जो प्रोवाइडेड ग्रेडियंट होगा एज पर आईआरसी, फाइनली जो प्रोवाइडेड ग्रेडियंट होगा एज पर आईआरसी वो कितना होगा, वो 4% होगा। In any case, our compensated gradient should not be less than 4%. We need not to reduce the gradient
बियॉन्ड 4%, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन तो बोल रहा था कि 3.5% का फाइनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करिए, बट ये आईआरसी गाइडलाइन बोलती है कि ग्रेडियंट को 4% से कम करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये 4% वाली क्या गाइडलाइन है, ये सभी को क्लियर हो गई, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर 4 से कम ग्रेडियंट आ रहा है ना, लेकिन हम फाइनली प्रोवाइड कितना कर रहे हैं? हम 4% ही प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तालिब साहब? कह रहे मैक्सिमम कितना लेंगे? कल मैक्सिमम की टेबल नहीं बताई है क्या? रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कल मैक्सिमम की टेबल डिस्कस नहीं करी थी क्या? क्लियर है बेटा? हम केवल ग्रेडियंट को रिड्यूस कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कर्व से अभी हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ग्रेड कंपनसेशन का जो कंसेप्ट है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को कम करने की क्या गाइडलाइन है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से? दैट इज द ग्रेड कंपनसेशन। रेडियस में, कर्व में क्या चेंज करते हैं बताओ? कर्व में क्या चेंज कर दें जिससे व्हीकल की पुलिंग पावर के लॉस को आप ओवरकम कर पाए? बताओ क्या चेंज करें आकिब? वही चेंज कर देंगे। बताओ। एक और एग्जांपल, आकिब के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। आकिब मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, आकिब मेरे लाल, समझो। मान लो ये पॉइंट ए है आकिब मेरे लाल, और ये पॉइंट बी है, एलिवेशन अलग अलग है। ठीक है, सुनो आकिब। अब तुमसे बोला गया कि भाई कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना। अब सुन लो आकिब, तुम्हारा डाउट आंसर कर रहा हूं मैं। कुछ इस तरीके से ऊंचाई हिली एरिया विजुलाइज कर पा रहे हो? एक पॉइंट से ऊपर दूसरे पॉइंट तक जाना है। आकिब से बोला गया कि भाई कोई सामान है जो कि इसेंशियल है, जरूरी है, वो लेके पहुंचना है ए से बी पॉइंट तक। उस सामान का जो वेट है बेटा आकिब, वो है 20 kg। 20 kg का सामान तुम्हें अपने सर पे रखना है, और पैदल पैदल, सोचो जरा, पैदल पैदल एक ग्रेडियंट पे मूव करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। इस 20 किलो को हम कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं। इस 20 किलो को हम तुम्हारे लिए कम ज्यादा कर नहीं सकते। इसका जो वेट है वो तुम्हें लेके जाना ही जाना है। तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बेचारा को बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, थक ना जाए, परेशान ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं? ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं? वजन में कोई चेंज हम कर नहीं सकते हैं। तो हम यही तो कर सकते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है इसको और स्मूथ कर दें। ये लो, यही तो कर सकते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दें, ताकि तुम आसानी से अपने वेट को कैरी करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाओ। यही तो कर सकते हैं ना मेरे लाल, तुम्हारे कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए। यही तो कर सकते हैं ना? बताओ। वही तो किया है। हॉरिजेंटल कर्व भी था, रेडियस भी था वहां पर, ग्रेडियंट भी था। तो व्हीकल के कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए हमने अपने ग्रेडियंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ताकि थोड़ा आराम मिल जाए हमारे व्हीकल को। बस दैट्स इट। अब समझ में आ गया?
अब समझ में आ गया। और ऐसा थोड़ा कि हर जगह ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हॉरिजेंटल कर्व नहीं है, केवल ग्रेडियंट है, तो जो कल बताया था ग्रेडियंट के बारे में, उसके हिसाब से डिजाइनिंग करिए। नहीं बेटा, बता तो रहा हूं, ग्रेडियंट ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करने का सिर्फ एक रीजन है कि जब ग्रेडियंट और हॉरिजेंटल कर्व साथ में है, यहीं से तो स्टार्ट किया था, यहीं से तो स्टार्ट किया था। ऐसी सिचुएशन होगी तो ही ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर हॉरिजेंटल कर्व और ग्रेडियंट कहीं पे एक साथ हैं तो ही ग्रेड कंपनसेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। स्पेशल केस है, हर जगह ग्रेड कंपनसेशन थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस कंसेप्ट इज वैलिड, ओनली वैलिड व्हेन there is a horizontal curve and along with the horizontal curve there is a gradient। इन दोनों चीजों का साथ होना जरूरी है, तभी ये कंसेप्ट ग्रेड कंपनसेशन का पिक्चर में आएगा। बस ये कहानी है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल यहां से आपको लगातार हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब कह रहे हैं क्यों पर, सागर साहब पूछ रहे हैं क्यों। सागर, कब आए हो क्लास में? सच सच बताना मेरे लाल, क्लास को कब ज्वाइन किया है सागर? सागर मेरे लाल, क्लास को कब ज्वाइन किया है? तो अभी तक तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि ग्रेड कंपल्स ये सब बता रहा था तो कहाँ थे? ये सब जो बताया था कहाँ थे? ये कंडीशन बताई, हिल रोड बताया, ग्रेडियंट बताया, कर्व बताया, हॉरिजेंटल कर्व पे क्या लॉसेस हो रहे हैं ये बताया, ग्रेडियंट की वजह से क्या लॉसेस हो रहे हैं ये बताया। तो ये सब जब बता रहे थे तो कहाँ चला गया ये? व्हाट अबाउट अदर्स, बताया कि नहीं बताया? ऐसा तो नहीं भूल गया हूं मैं बताना? वाई द ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड, why grade compensation is required, that point we have discussed or not? everyone please confirm बेटा, बाकी लोग एक बार confirm कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो एक बार फिर से देख लेना क्लास। किसी का अगर कुछ मिस हो गया पॉइंट तो एक बार क्लास को फिर से देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला डिस्कशन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कर्व। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं कर्व में। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कर्व। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे सबमिट कर्व और ग्रेडिंग, सबमिट कर्व, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट कर्व। देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर ध्यान से सुनना। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्टिकल कर्व। तो मान लो कहीं पे बेटा ऐसे हालात हैं कि एक तुम्हारा पॉजिटिव ग्रेडियंट है जो कि मीट कर रहा है दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट के लिए मैंने +n% लिख दिया और नेगेटिव ग्रेडियंट के लिए मैंने -n% लिख दिया। बनाने को तो हम ऐसी रोड भी बना सकते थे, बनाने को तो हम इस तरीके की सिचुएशन में ऐसी रोड भी बना सकते थे, लेकिन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था
ऐसी रोड पे व्हीकल जब मूव करेगा तो उसे मजा नहीं आएगा, उसे डिस्कम्फर्ट होगा। तो इस बात को समझते हुए हम लोगों ने क्या किया कि इन यहाँ पर रोड को इस तरीके से स्मूथ बना दिया, ताकि अब जब व्हीकल हमारा यहाँ पर मूव करे तो उसे किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो, उसे किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो। इसी को बोलते हैं बेटा वर्टिकल कर्व। क्या इस प्रोफाइल को हम वर्टिकल कर्व बोल सकते हैं, यस और नो? थोड़ा सा स्मूथ मूवमेंट हो जाएगा। और ये जो कर्व बेटा आपको दिख रहा है, इस शेप को बोलते हैं हम लोग समिट कर्व या फिर क्रस्ट कर्व। वर्टिकल कर्व की इस शेप को आप बोलते हैं समिट कर्व, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्रस्ट कर्व। समिट कर्व या फिर क्रस्ट कर्व। इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। कि मान लो एक फॉलिंग ग्रेडियंट है n1% जो कि कनेक्ट हो रहा है एक पॉजिटिव ग्रेडियंट से। ठीक है, अब कह रहे हैं साइड व्यू है ना। कल केवल 15 मिनट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैंने व्यू पे ही बात करी थी कि कैम्बर किस व्यू में दिखेगा, सुपर एलिवेशन किस व्यू में दिखेगा। और बताया भी था कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि भैया विजुलाइज नहीं कर पाते, कैम्बर भी स्लोप है, ग्रेडियंट भी स्लोप है, सुपर एलिवेशन भी स्लोप है, तो इसमें फर्क क्या है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ही हाईलाइट करके 15 मिनट ये बात बताई थी। और नहीं भरोसा है मेरी बात पे तो क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, देख लेना। अब इससे ज्यादा क्या कहें कि बेटा यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इस पे बात करेंगे। सुनना ही नहीं है यार, सुनना ही नहीं है। फिर कहेंगे सर आप दुखी क्यों हो जाते हैं। अब उसमें कोई याद दिला रहा तो उससे भी अलग इनकी बहस चल रही है, तुमसे नहीं पूछा, इससे नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा। तो ध्यान से सुन तो लिया करो। आकिब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आकिब आई एम आस्किंग टू यू, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये सभी बातें करी थी कि नहीं करी थी। अब ऐसे अगर बेटा एक एक बात कंफर्म करोगे, ऐसे थोड़ा कि यहाँ खेल रहे हैं हम लोग, जो बताएंगे वो कंफर्म ही बताएंगे ना। अब कल का आज कंफर्म करोगे, आज का फिर अगली क्लास में कंफर्म करोगे तो क्यों? जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हिट एंड ट्रायल थोड़ा चल रहा है। कंफर्म है कंसेप्ट तभी तो बता रहे हैं ना। रोज सोच के आता हूँ कि अब बड़े हो गए हो, अब समझदार हो गए हो, लेकिन वही बचपना आ ही जाता है क्लास में। रोज सोच के आता हूँ क्लास में कि अब बच्चे अब आई थिंक पूरे सिंक्रोनाइज हो गए हैं, अब पैटर्न समझ गए हैं, अब फ्लो समझ गए हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, वो दुर्गेश ने बता दिया, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे कि क्लास भी लेनी है। हाँ।
कर रहे हैं बेटा, हम भी इंसान हैं। हमें भी थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दे दो अगर हो पाए। अब ये कोई ज्ञान देने लगेगा सर आपके सामने बच्चे ही हैं, कितना ही बड़े हो जाएं। अरे भैया जो समझा रहे वो तो समझ लो। ज्ञान बहुत है, मत किया करो यार ऐसा। फ्लो ब्रेक हो जाता है ना, फिर कंसेप्ट टूट जाता है कंसेप्ट। तो डोंट ब्रेक द फ्लो। हर क्लास में एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि डोंट ब्रेक द फ्लो। चलें आगे। तो ऐसे हालात में क्या बोला मैंने कि जब एक फॉलिंग ग्रेडियंट एक राइजिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, अपवर्ड ग्रेडियंट से मिल रहा है, तो यहां पर भी मैं इस तरीके की रोड बना सकता हूं क्या स्मूथ मूवमेंट के लिए। अब हमारा व्हीकल कुछ इस तरीके की रोड पे मूव करने वाला है। अब हमारा व्हीकल कुछ इस तरीके की रोड पे मूव करने वाला है बेटा। ऐसी शेप को हम लोग बोलते हैं वैली कर्व या फिर सैग कर्व। ऐसी शेप जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं वैली कर्व, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सैग कर्व। ये जो प्रोफाइल आपको कर्व की दिख रही है, ऐसी प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं वैली कर्व या सैग कर्व। पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं सर, कब वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा और कब सैग कर्व का फॉर्मेशन होगा। ये पहला हमारा अभी वैली कर्व कैसा दिखता है, सैग कर्व कैसा दिखता है, सबमिट कर्व कैसा दिखता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। कब किस कंडीशन में किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा पहला टॉपिक है। और इसमें सारे आंसर जो है वो आपको देने हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मिल रहा है, पहला केस, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा। एक पॉजिटिव ग्रेडियंट अगर दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा। यहां पर सबमिट कर्व बनेगा या वैली कर्व बनेगा ऐसी सिचुएशन पे। तो जैसा मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं, लोगों के आंसर सबमिट भी आ रहे हैं और लोगों के आंसर वैली भी आ रहे हैं। ऐसा कैसे भाई? कुछ लोग बोल रहे हैं सर सबमिट कर्व बनेगा ऐसी सिचुएशन पे, और कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसी सिचुएशन पे सर वैली कर्व बनेगा। यस और नो? दोनों ही सही बोल रहे हैं, दोनों ही सही बोल रहे हैं मेरे भाई, कोई गलत नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भाई क्या हो सकता है, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा या वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। देखो दिखाते हैं, जरा देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है +N1%, बोलो भाई, और एक ये दूसरा ग्रेडियंट है +N2%। ऐसी सिचुएशन पे यहां पर जो कर्व प्रोवाइड करेंगे, द कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस। कौन सा कर्व है ये, कौन सा कर्व देखने को मिल रहा है सर? दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है
और ये एक दूसरा पॉजिटिव ग्रेडियंट है, +n1% और +n2%। देखो जरा यहां पर कैसा कर्व देखने को मिल रहा है, यहां पर कैसा कर्व देखने को मिल रहा है, सबमिट कर्व दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव ग्रेडियंट अगर दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट हो रहा है तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे कि वहां पर सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा या वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। ये एग्जैक्टली हम तभी बता पाएंगे जब हमें इन दोनों ग्रेडियंट के स्टीपनेस का भी आइडिया हो। पहली कंडीशन में जब आप देखोगे तो आप लिख सकते हो कि सर n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 है, और यहां पर जब देख रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 है। कैन बी राइट लाइक दिस। अगर ये कंडीशन भी पता है तो हम क्लियरली कमेंट कर सकते हैं कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व। यहां पर सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा कि वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक निगेटिव ग्रेडियंट है जो कि दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट हो रहा है, एक निगेटिव ग्रेडियंट है जो कि दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट हो रहा है, ऐसी केस में कैसा कर्व बनेगा, ऐसे केस में कैसा कर्व बनेगा। डिपेंड, बिल्कुल सही बात, अब समझदार हो गए हो। तो अब कोई सबमिट और वैली आंसर नहीं लिख रहा है, अब वो कह रहा है सर डिपेंड करेगा, अभी जो आप बता रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है, कुछ भी बन सकता है। देखिए तो मैंने बोला एक निगेटिव ग्रेडियंट है जो कि कनेक्ट कर रहा है दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से, -n1% -n2%। देखो जरा कैसा कर्व बन रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी द सबमिट कर्व। अब मैंने बोला एक निगेटिव ग्रेडियंट है जो कि कनेक्ट कर रहा है दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से, जो कि कनेक्ट कर रहा है दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से। तो दिस इज गोइंग टू बी n1%, ये हो गया n2%। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली और सैक कर्व, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली और सैक कर्व। आपको पता होना चाहिए इनके ग्रेडियंट में रिलेशन क्या है। यहां पर डायग्राम देख के मुझे पता चल रहा है n2 इज ग्रेटर देन n1 है, और यहां डायग्राम देखकर पता चल रहा है कि n1 इज ग्रेटर देन n2 है। कहने का मतलब क्या है कि जब सेम साइन है, अगर दोनों ग्रेडियंट का सेम नेचर है, अगर दोनों ग्रेडियंट का, तो उस केस में हमारे लिए समझना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा। अपोजिट नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं आपसे बोलूं कि एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है जो कि कनेक्ट हो रहा है दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है जो कि कनेक्ट हो रहा है निगेटिव ग्रेडियंट से। बिना किसी डाउट के आप बोल सकते हैं कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द, बिना किसी तकलीफ के आप बोल सकते हैं देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व। यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक निगेटिव ग्रेडियंट है जो कि कनेक्ट हो रहा है एक पॉजिटिव ग्रेडियंट से, बिना किसी प्रॉब्लम के आप बोल सकते हैं सर इन दिस सिचुएशन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली और सैक कर्व। तो आई होप ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया। कंफर्म कर देंगे एक बार चैट बॉक्स में हाँ या ना। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जरा कंफर्म कर दो। चलिए भाई पहले बातचीत स्टार्ट करते हैं सबमिट कर्व के बारे में। पहले बातचीत स्टार्ट करते हैं सबमिट कर्व या क्रस्ट कर्व के बारे में, कुछ बातें और समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको ये सबमिट कर्व दिखाया कि +n1% इज गोइंग टू कनेक्ट विद द -n2%। ये हमारा जो कर्व बन रहा है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो हमारा कर्व बन रहा है इसको आपने बोला था सबमिट कर्व।
देखो इस कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबमिट पॉइंट। क्या बोलते हैं? अब इसके कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। इस कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबमिट पॉइंट, जिसका एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीवीआई। पीवीआई का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। पीवीआई का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। ये जो एंगल दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं एन। एन इज द डेविएशन एंगल। एन इज द डेविएशन एंगल। और इसकी वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये होता है एल्जेब्रिक डिफरेंस। एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस n1 माइनस n2 विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2। दिस इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल। दिस इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया सबमिट पॉइंट के ये, सबमिट कर्व के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबमिट कर्व में पीवीआई क्या होता है, डेविएशन एंगल क्या होता है, सबमिट पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द कर्व, एंड ऑफ द कर्व। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। तो ये सब मैंने केस बता दिया आपको, किस केस में कौन से कर्व का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं फीचर्स ऑफ सबमिट कर्व की बात करूं तो अब जरा समझते हैं कि सबमिट कर्व के फीचर्स क्या क्या हैं। ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, बस एक बार यहां पर समराइज कर रहा हूं मैं। तो पहला तो आपने बोला कि इफ द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व देन इट इज द सबमिट कर्व। देखो पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो है अगर वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो वो कर्व हमारा सबमिट कर्व होगा। पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन अगर हमारा कर्व के नीचे लाई कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द पीवीआई। दिस इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल एन। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सर ये वैली कर्व और सैक कर्व होगा। दिस विल बी द वैली कर्व और द सैक कर्व। पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा आपने बोला सबमिट कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है और कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड। अगर सबमिट कर्व के शेप की बात करें तो स्क्वायर पैराबोला इज जनरली अ प्रेफर्ड शेप ऑफ द सबमिट कर्व। लेकिन अगर आइडियल शेप की बात करें, आइडियल शेप की बात करें तो वो होता है सर्कुलर। क्यों होता है अभी बताऊंगा, ध्यान से समझना, दो अलग अलग बातें हैं। प्रिफर्ड शेप वो होगी जो हमारे लिए कैलकुलेशन वाइज इजी होगी, जिसको प्रैक्टिकली हम फील्ड पे प्रोवाइड करेंगे, जिसका लेआउट वर्क आसान होगा। तो सबमिट कर्व के केस में ऐसी शेप होती है स्क्वायर पैराबोला। लेकिन अगर सबमिट कर्व की आइडियल शेप की बात किया जाए तो वो होती है सर्कुलर। क्यों होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबमिट कर्व की जो लेंथ हम डिजाइन करते हैं वो बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ओनली करते हैं। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोड किसी भी तरीके की हो, हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो, स्ट्रेट हो, कर्व हो, किसी भी तरीके की रोड पे आपको साइड डिस्टेंस तो इंश्योर करनी ही करनी पड़ेगी प्रॉपर। तो क्या सबमिट कर्व के केस में कोई डिस्कम्फर्ट क्राइटेरिया नहीं है क्या? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द डिस्कम्फर्ट। सबमिट कर्व के केस में डिस्कम्फर्ट का कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है अब जरा इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो कई पॉइंट हो गए जो हमें डिस्कस करना है। चलें एक एक करके बात करें। चलो जरा एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल ये कोई आपने एक रोड बनाई, ये कोई रोड बनाई। अब इस रोड पे हमारा व्हीकल कैसे मूव कर रहा होगा? देखो इस रोड पे हमारा व्हीकल ऐसे मूव कर रहा है और यहां पर जब वो आएगा तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा।
बेटा जब हमारा व्हीकल यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट पे जब हमारा व्हीकल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो प्लेन रोड पे है? वहां पर तो कोई ग्रेडियंट नहीं है। ए पॉइंट पे तो किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेडियंट देखने को नहीं मिल रहा है, मानते हो कि नहीं? मतलब अगर कुछ फोर्सेस की बात करें तो अगर मैं बोलूं इस व्हीकल का जो सेल्फ वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, mg लाइक दिस, सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो, कह सकते हैं। लेकिन जब यही व्हीकल हमारा इस कर्व पे आएगा तो इसका सेल्फ वेट जो mg है वो तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा ना। सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल विल स्टिल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे रिड्यूस हो जाएगा? वजन कम हो जाएगा विजय, कर्व में जाके इसका वजन वेट कम हो जाएगा। कर्व में जा रहा है, चंद्रमा में नहीं जा रहा है। व्हीकल जो है वो कर्व में मूव कर रहा है, चंद्रमा में नहीं जा रहा है। वेट तो mg ही रहेगा ना, मास चेंज नहीं हो रहा है, जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन जब कभी आपने ये भी पढ़ रखा है कि जब कभी भी हमारा कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करती है तो उसमें एक फोर्स काम करता है, डेवलप होता है, जिसको आपने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। अब जरा ध्यान से समझना और मेरे साथ विजुलाइज करना। जब आपका व्हीकल इस तरीके से कर्व पे मूव कर रहा है तो क्या ये है वो कर्व पाथ? क्या यही है वो कर्व पाथ, यस और नो? और हम सभी जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो भैया अगर ये एक कर्व दिख रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि इसका सेंटर यहां कहीं लाई कर रहा होगा? और सेंटर अगर यहां कहीं लाई करेगा तो इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा। मानते हो कि नहीं? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डेवलप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? और जैसे ही ये व्हीकल हमारा दोबारा से प्लेन पे आएगा, नो ग्रेडियंट वाली जगह पे आएगा, तो ये P हो जाएगा 0 और ये mg जैसे लग रहा था वैसे लगता रहेगा। लगता है लेकिन व्हीकल उछलेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि इस कर्व पे जो मेन विलन वाला फोर्स था वो फोर्स P था। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात ये हुई, हाँ यहां पर एक अच्छी बात ये हुई कि कर्व पे जैसे ही ये P फोर्स डेवलप हुआ, ये इसकी मनमानी नहीं चल पा रही क्योंकि इसके अपोजिट ऑलरेडी हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट काम कर रहा है। एक बार और, अरे एक बार तो भी एक्सप्लेन कर लेने दो पंकज, अभी तो एक बार भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अभी तो एक्सप्लेनेशन चल रहा है। एटलीस्ट कंप्लीट मी एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही ये व्हीकल हमारा कर्व पाथ में गया P फोर्स एक्ट हुआ, लेकिन P फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारा एक फोर्स था सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल जो कि P के अपोजिट लग रहा था। इसकी वजह से P फोर्स आपको डिस्कंफर्ट नहीं करा पाया, इसकी वजह से P फोर्स कुछ खास आपको नुकसान नहीं कर पाया क्योंकि P फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी एक फोर्स है mg जो कि P के अपोजिट एक्ट कर रहा है। इसलिए आपने बोला इसलिए आपने बोला कि सर वर्टिकल कर्व के केस में, सबमिट कर्व के केस में इस P फोर्स की वजह से कोई डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा है।
इस पी फोर्स की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे व्हीकल के लिए इन दिस सबमिट कर्व। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? चलिए, एक पॉइंट आपने और बोला था कि सर इसकी जो प्रिफर्ड शेप है वो स्क्वायर पैराबोला है, और इसकी जो आइडियल शेप है वो सर्कुलर है, ऐसा क्यों? आओ इस पे बात करते हैं। अभी अभी आपने बोला कि सर जो सबमिट कर्व होता है, सबमिट कर्व की जो प्रिफर्ड शेप है, प्रिफर्ड शेप है वो है आपकी स्क्वायर पैराबोला, और आइडियल शेप की अगर बात करें तो वो है सर्कुलर। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अभी समझाते हैं। सबमिट कर्व के केस में, सबमिट कर्व के केस में पी फोर्स की वजह से कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। और भैया जब डिस्कम्फर्ट नहीं होगा तो उसके लिए कुछ अलग से डिजाइन करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। जब डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ भी अलग से डिजाइन करने की जरूरत भी नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? लेकिन साइड डिस्टेंस तो इंश्योर करनी ही करनी है। अब देखो, ये एक मान लो स्क्वायर पैराबोला शेप बनाया, और ये मैंने बनाया सर्कुलर शेप। ये शेप जो है वो सर्कुलर है, जरा ध्यान से समझना। अगर ये सर्कुलर कर्व है, इसका मतलब इसकी रेडियस जो होगी वो कांस्टेंट होगी। भैया पैराबोला की रेडियस तो सेम नहीं होगी हर जगह। पैराबोला में किसी भी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करोगे रेडियस जो है वो वेरिएबल है। लेकिन सर्कुलर कर्व में अगर रेडियस की बात करें तो ये फिक्स है या फिर कांस्टेंट है, यस और नो, एट एवरी पॉइंट। अगर बेटा इसकी रेडियस कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका कर्वेचर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा या सेम होगा? और यहां पर इस कर्व का जो कर्वेचर होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो भी वेरिएबल होगा? बताओ। जब रेडियस नहीं चेंज हो रही तो कर्वेचर नहीं चेंज हो रहा है। जब पॉइंट टू पॉइंट अगर रेडियस बदल रही है तो कर्वेचर भी तो बदलेगा। पॉइंट टू पॉइंट पे अगर रेडियस वेरी कर रही है तो कर्वेचर भी तो चेंज करेगा। इसको समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, जब कर्वेचर चेंज नहीं होता है तो इसका फायदा है। जब हमारा व्हीकल इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, बिकॉज द रेडियस इज कांस्टेंट, ड्यू टू द कांस्टेंट रेडियस कर्वेचर इज कांस्टेंट। अगर रेडियस नहीं चेंज हो रही है तो कर्वेचर नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब हमारा व्हीकल इस सर्कुलर कर्व पे मूव करेगा तो हर एक पॉइंट से उसको एक फिक्स विजिबिलिटी दिखेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? आपका व्हीकल किसी भी पॉइंट पे हो, एज द कर्वेचर इज नॉट चेंजिंग, द विजिबिलिटी विल ऑल्सो रिमेन सेम। The visibility will also remain same. The visibility will also remain same, yes or no? और वहीं अगर हम बात करते हैं पैराबोला में, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारी पॉइंट टू पॉइंट विजिबिलिटी भी वेरी करेगी। किसी पॉइंट से ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, किसी पॉइंट से कम विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि कर्वेचर भी चेंज हो रहा है। क्योंकि कर्वेचर भी चेंज हो रहा है, यस और नो? क्योंकि कर्वेचर भी चेंज हो रहा है। अब आप मुझे प्रैक्टिकली सोच के ये बता दो, किस रोड पे ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें? जहां पर पॉइंट टू पॉइंट विजिबिलिटी कम ज्यादा हो रही, एज अ ड्राइवर सोच के बताओ। आप एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और एक रोड पे ये बार बार विजिबिलिटी कभी कम दिख रहा है कभी ज्यादा दिख रहा है, या फिर एक ऐसी रोड है जहां पर हमें एक कांस्टेंट विजिबिलिटी मिल रही है पूरी। किस किस कंडीशन पे आपके लिए ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करोगे? That's why we are saying the ideal shape is the circular shape.
लेकिन प्रैक्टिकली हम ये भी जानते हैं कि ये डायग्राम स्केल पे थोड़ा है, इतना कर्वेचर थोड़ा होगा। तो प्रैक्टिकली आप ये भी जानते हो कि हम प्रैक्टिकली अगर पैराबोला भी प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर की जगह, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंसेप्ट क्या है, वाई वी आर सेइंग द सर्कुलर शेप इज द आइडियल शेप फॉर द सबमिट कर्व। नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात सभी को क्लियर हो गई है, यस और नो? ये बात सभी को क्लियर हो गई है, यस और नो? तो मेरे हिसाब से सर्कुलर कर्व, सब सॉरी, सबमिट कर्व के सबमिट कर्व के जितने भी पॉइंट थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हम सभी समझ चुके हैं। तो जब कभी भी सबमिट कर्व की डिजाइन करेंगे तो केवल और केवल एक क्राइटेरिया ध्यान रखना है, जो कि है विजिबिलिटी का क्राइटेरिया। पी फोर्स, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हमें सबमिट कर्व के केस में क्रिएट नहीं कर पा रहा है। चलिए, तो बचपन में भी आपने ये सब पढ़ा होगा, कैसे इसकी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सबमिट कर्व। इसको आप चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं, और आई होप आपने बेसिक मैथ में ये पढ़ भी रखा होगा। तो अगर देख लेना डेरिवेशन, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। अदरवाइज कह रहे हैं आइडियल सर्कुलर है तो पैराबोला क्यों, और क्या बताते, कहाँ चले जाते हो यार? अभी 2 मिनट पहले क्या बताया? इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? अभी 2 मिनट पहले क्या बताया कि भैया ऐसा कर शेप हम प्रेफर करते हैं जिसके कैलकुलेशंस इजी हो, जिसका सेटिंग आउट वर्क इजी हो। और क्योंकि ये जब स्मॉल डेविएशन एंगल की बात करेंगे, तो इन दोनों कर्व में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है बिहेवियर में। तो प्रैक्टिकली हम इसकी जगह पैराबोला प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली अगर डिस्कस करें, तो आइडियल शेप जो है वो है आपकी सर्कुलर। और क्यों सर्कुलर है? क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी कांस्टेंट मिल रही। सो गए थे क्या? ओके 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 कर रहे हो? मतलब जस्ट आई हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट एंड यू आर आस्किंग सर क्यों करते हैं। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा, बहुत मुश्किल है अच्छे रिजल्ट आना। बुरा ना मानना मेरी इस बात का, बट अगर ये एटीट्यूड है आपका, ये सिंसियरिटी है, ये इस डिसिप्लिन के साथ आप कर रहे हैं मेहनत, तो भैया बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ध्यान ही नहीं है क्लास में लग रहा है। इतना कैजुअल कैसे हो सकते हो यार तुम? इस डिस्कशन को इतना लाइटली, इतना कैजुअल कैसे ले सकते हो भाई? बताओ, मैं एक बार हम जानना चाहते हैं। तो आई होप द बेसिक फीचर्स, सबमिट कर्व के बेसिक फीचर्स क्या हैं, सबमिट कर्व की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है। सभी लोग कंफर्म करेंगे बेटा? सभी लोग कंफर्म करेंगे यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? सबमिट कर्व की जनरल इक्वेशन भी सर ने बता दी। और जो अभी अभी हम लोगों ने बोला था कि किसी भी कर्व का, सबमिट कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबमिट पॉइंट। तो इस सबमिट पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? इस सबमिट पॉइंट की लोकेशन क्या होगी?
बेटा इसको कैजुअली बोलते हैं कि मैंने जस्ट अभी बताया कि सर 2+2 = 4 होता है। द मोमेंट आई हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन यू आर आस्किंग सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 and +2। Just I have explained the value of 2+2 = 4, and after completing my discussion, your doubt is, sir, what will be the value of 2+2? How you will explain this attitude? बताओ। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे लगता है, दिस इज द कैजुअल बिहेवियर। यू आर नॉट टेकिंग द डिस्कशन सिंसियरली seriously. So how you can find out the location of the summit point from the starting? What will be the location of the summit point with the help of this equation? ये सब कुछ आप डिराइव भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। So this is going to be the location of the summit point. N1 and N2 are the gradient. N1 and N2 are the gradient that we have discussed. अभी बताया था बेटा। For example, this is the plus N1%, this is the minus N2%. This is the deviation angle N. L is the length of the curve. L is the length of the curve. All the data they will provide you. Accordingly, you can use this equation. बिल्कुल, L is the length of the curve. L is the length of the curve. If we know all the parameter, then we can easily find out the location of the summit point. चलो, तो in this way we have discussed all the theoretical part of the summit curve. सबमिट कर्व का हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया। अब अगला जो डिस्कशन आता है, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व के केस में देखा था, पहले उसके फीचर समझ लिए थे, उसका यूज समझ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था हाउ वी कैन डिजाइन द ट्रांजिशन कर्व, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। सिमिलरली अब हमारा जो अगला डिस्कशन होगा, वी नीड टू डिजाइन द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। अब हमें सबमिट कर्व की लेंथ को डिजाइन करना है। देन सिमिलरली इसी तरीके से बेटा हम लोग बातचीत करेंगे वैली कर्व के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन अभी रह गया है हमारा, जो कि हम लोग करेंगे अगली क्लास में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिस्कशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अभी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। आई होप आप सभी को पता है अब तक 9:30 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, और जो लोग नए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। और ये है टेलीग्राम ग्रुप, क्षितिज सर PW। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं बेटा टाइम पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, या आज की क्लास का डिस्कशन था। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।